मिनिमम बॉइलिंग एक्सोट्रॉप के बाद अभी हम लोग पहले ग्राफ देखते हैं, क्योंकि ग्राफ हम लोग बहुत देर से छोड़ते आ रहे हैं। तो स्टूडेंट आज का टॉपिक स्टार्ट होगा ग्राफ ऑफ राउल्स लॉ। ग्राफ ऑफ राउल्स लॉ, राउल्स लॉ के ग्राफ। ग्राफ ज्यादा टफ नहीं है, समझने वाला है। अगर कभी भी और जो जहां तक डेविएशन की बात है, तो डेविएशन वही ग्राफ हमेशा सेम ही बनेगा। उसमें बस डेविएशन का के लिए पेंसिल से या फिर पेन से हल्का हल्का हम लोग उसको मार्क कर दें। जैसे आप पहले, ये बाइलेटरल है, दोनों साइड से बनेगा ग्राफ, ऐसे करके कंसंट्रेट कीजिएगा। और यहाँ पे काई ए यानी मोल फ्रैक्शन, मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर मतलब एक्चुअली ये जो ग्राफ है वो किन दो चीज के बीच में है, तो जो राउल्स का ग्राफ है वो मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में है। राउल्स ग्राफ दो चीज के बीच में प्लॉट किया जाता है, मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर। मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच। यहां पे XA 1 है और XB है 0, और इधर XA 0 है और XB 1। ऐसे तो आपको मालूम है कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में XA प्लस XB दोनों जोड़ के आपका बना। मतलब जब भी आप राउल्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पहले इतना आपको एकदम स्टार्टिंग में आना चाहिए। कंसंट्रेट करके देखिएगा। आपने दो चीज के बीच में ग्राफ बनाया, एक मोल फ्रैक्शन और दूसरा एक्स एक्सिस पे आपका मोल फ्रैक्शन है, वाई एक्सिस पे आपका वेपर प्रेशर। एक एंड पे सॉल्यूट 1 है और सॉल्वेंट 0 है, दूसरे एंड पे सॉल्यूट 0 है, सॉल्वेंट 1 है। एक्चुअली ये दोनों को जोड़ के बनाता है ना, तो अगर मतलब यहाँ पे सॉल्यूट का कंटेंट ज्यादा है, डिसॉल्विंग है, और यहाँ पे पूरा घुल गया तो सॉल्वेंट का हो गया। अब आपने राउल्स में पढ़ा था कि PA इज प्रोपोर्शनल टू XA या काई A और PB इज प्रोपोर्शनल टू काई B। तो अगर ये इस दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था राउल्स में, PA इज प्रोपोर्शनल टू काई A और PB इज प्रोपोर्शनल टू काई B। इसी का आगे फॉर्मूला बन गया था PA इज इक्वल टू P0A इंटू XA, PB इज इक्वल टू P0B इंटू XB या फिर काई B। अब देखिए स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल है वेपर फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इससे लाइन जो खींचेंगे वो डायरेक्टली आएगा। डायरेक्टली का ग्राफ फिजिक्स या केमिस्ट्री मैथ सब में स्ट्रेट होता है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट 1 है ना, इसीलिए इसका जो आएगा वो होगा PA, और जहाँ पे सॉल्वेंट 1 है वहां से आएगा PB। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सॉल्वेंट का मात्रा ज्यादा होता है तो वो हमेशा ऊपर रहेगा। इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट ऊपर रहना चाहिए। और ये इन दोनों को पूरे को मिला देंगे। ये स्लाइड कैसा हो गया, जब काई भी यहाँ पे था तो ये PB ऊपर आया, ये थोड़ा सा हल्का स्लोप इस तरफ हो जाएगा। तो जब भी राउल्स का ग्राफ ड्रॉ करने को आएगा तो आपको राउल्स ग्राफ में ऐसा ही ड्रॉ करना। कोई बोलेगा सर कि जरूरी है कि XA यहाँ रखेंगे 1, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ भी XA 0 XB 1 रख सकते हो, यहाँ भी XA1 XB 0 रख सकते हो। तो तब से ग्राफ कैसा बन, अगर कोई बच्चा यही सेम ग्राफ बनाता है, उसको मालूम है कि राउल्स का ग्राफ दो चीज के
बीच में शो करना है मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर। अब कोई बच्चा शायद किया जल्दी से ग्राफ बनाना, और उसने यहाँ पे एक्स ए को मान लिया, यहाँ पे 0 रख दिया, एक्स बी को रख दिया 1, और इस कॉर्नर पे एक्स ए को 1 रख दिया और एक्स बी को रख दिया 0। तो अब की बार एक्स से यहाँ बने तो इसके स्टेट बनेगा पी ए, ये नीचे रहेगा, ये नीचे रहेगा, ठीक है। आप पढ़े राउल्स लॉ में पी ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, और यहाँ पे एक्स बी 1 है, वहां से जाएगा पी बी, और अब की बार ये ऊपर जाएगा क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा होता है ना, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, तो अब की बार बस स्लोप ऐसा हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, जैसा आपको मन करे। अब अगर आपके पास कोई नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, अगर आपके पास कोई नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो डेवलप करता है एच बॉन्डिंग को, और ना मैंने बोला कि मेरे पास एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, मतलब कि रियल सॉल्यूशन है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डेवलप करता है, तो आपके अकॉर्डिंग वो कैसा डेविएशन देगा? आपस में मिलने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाता है, तो वो कैसा डेविएशन देगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? हेलो सर, एक बार रिपीट कीजिए। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए सर, एक बार रिपीट कीजिए आवाज कुछ। क्या रहा है सबको? सर, थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है सर। थोड़ा कम आ रहा है ना? हाँ, वहां से मैक्सिमम कोई नहीं। अब उधर से कम ना। हेलो यस सर। काशिफ रजा, एक नॉन आइडियल रियल सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट आपस में मिल रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जा रहा है, तो वो किस तरह का वेपर प्रेशर वाले ग्राफ में किस तरह का डेविएशन दिखाएगा? दो ही तरह का डेविएशन ही होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। कैसा डेविएशन दिखाएगा? नेगेटिव। वेरी नाइस। जहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है वहां वेपर प्रेशर हीट करने के बाद वेपर बॉयल ही नहीं होता, तो वेपर प्रेशर कम जाता है, तो वो दिखाएगा निगेटिव डेविएशन। तो सेम यही ग्राफ बनेगा, इन दोनों में से कोई भी, आपका मर्जी, बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाता है। अब देखिए, अब आपको जब भी राउंड ग्राफ बनाना होगा, बाइलेटरल है, दोनों साइड आप खींच देंगे, एक तरफ लिख देंगे मोल फ्रैक्शन एक्स एक्सिस पे और वाई पे लिख देंगे वेपर प्रेशर। उसके बाद सब स्टूडेंट को अब कोई डर नहीं है, वो कहीं भी XA1 या XB0 या XA0 XB1 कहीं भी मान सकता है, उसकी मर्जी है। तो यहाँ पे उसने मान लिया XA इज इक्वल टू 0 और XB इज इक्वल टू 1, और यहाँ मान लिया XA इज इक्वल टू 1 और XB इज इक्वल टू 0। जहां से XA1 है वहां से PA जाएगा, जहां पे XB1 है वहां से PB जाएगा, यहाँ पे PA और यहाँ पे PB। PB हमेशा PA से ऊपर होगा, थोड़ा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। PB का ये पॉइंट, PA का जो पॉइंट है उससे PB का ज्यादा ऊपर होना चाहिए। अब ये ऐसा स्लोप बन गया। अब आपको दिखाना है निगेटिव डेविएशन, तो जितना भी ग्राफ बनेगा सबको पेंसिल ले लीजिएगा और पेंसिल से नीचे की तरफ कर दीजिए, कर्व उसका नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ, सब नीचे की तरफ आ जाएगा। यानी जो नीचे की तरफ आपका नीचे की तरफ बेंड होके जाएगा, यही आपका नेगेटिव डेविएशन से करेगा। अगर पॉजिटिव डेविएशन होता तो ये बस सारा कर्व ऊपर की तरफ जाता। तो ग्राफ किसी केस में चेंज नहीं होता स्टूडेंट, ग्राफ आपका वैसा ही रहेगा। ग्राफ ऑफ राउल्स लॉ जब भी आएगा, राउल्स लॉ का ग्राफ जब भी आएगा आपका, तो हमेशा ऐसे ही करना है। खाली सर पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज होगा ना? हाँ, और इसके अलावा कोई चेंज नहीं। और जैसे कि अगर कोई आपसे पूछेगा विशाल कि जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उसका ग्राफ कैसा होगा,
सर ये तो आप पॉजिटिव और निगेटिव तो रियल में बताए थे ना, नॉन आइडियल में। तो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में आपने पहला पॉइंट लिखा था, इट ओबेस राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ सॉल्यूशन। तो वो पूरा पूरा राउल्स लॉ को फॉलो करता है। तो राउल्स का ग्राफ है, उसी का ग्राफ है विशाल? यस सर। जी विशाल, जो राउल्स का ग्राफ है वही आइडियल सॉल्यूशन ग्राफ है, बिकॉज आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ को ओवर द एंटायर रेंज ऑफ सॉल्यूशन फॉलो करते हैं, और जो उसको फॉलो नहीं करते, नॉन आइडियल, उसमें दो ही तरह का है, वो या तो उस ग्राफ से निगेटिव जाते हैं या उस ग्राफ से पॉजिटिव जाते हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, वेपर प्रेशर कम हो गया, तो निगेटिव डेविएशन। और अगर वो होस्ट मॉलिक्यूल दोनों सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलता और वो अंदर के बॉन्ड्स को तोड़ देता, तो और जल्दी वेपर प्रेशर ज्यादा बनता, तो वो देता पॉजिटिव डेविएशन। तो जब भी आपका आएगा, यस, जब भी आपका आएगा तो हमेशा हम लोग इसी तरह का आपको ग्राफ बनाना है। राउल्स में ध्यान देना है, ग्राफ दो चीज के बीच का है, मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर। उसमें विशाल का सिर्फ कोई डरने की बात नहीं है, आप किसी एक जिस एंड पे आपको मन करे, XA1 XB0 या XA0 XB1 आपकी मर्जी है। जहां XA1 होगा उसके सीधा में जाएगा PA, जहां XB1 होगा उसके सीधा में जाएगा PB, और PB उससे ऊपर होगा, बिकॉज सॉल्वेंट वैसे भी ज्यादा होता है ना, उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होता है। उसके बाद दोनों को मिला लीजिएगा, ये हो गया राउल्स ग्राफ। अगर नेगेटिव डेविएशन बोलेगा तो इसी के नीचे कर्व काट दीजिएगा, और अगर पॉजिटिव डेविएशन बोलेगा तो उसके ऊपर कर्व काट दीजिएगा। समझ में आया भाई? हाँ सर। चलिए, अब स्टूडेंट इसी के साथ हम लोग अपना सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दोनों मैच ही करता है। जिसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आता है उसको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी अपने आप आ जाता है। जिसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आता है उसको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला भी आ जाता है। ये वाला हो गया? यस सर, हो गया। चलिए इसको मिटा देते हैं। इसका भी न्यूमेरिकल जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का है वो भी बहुत सारा बुक में दिया हुआ है। ज्यादा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के नॉन आइडियल वाला मत इरेज कीजिएगा। ज्यादा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल में से ही आते। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग के पास सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अब लोग पढ़ेंगे। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका नाम आपने कॉपी में पहले भी लिखा था, एलिवेशन इन बीपी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए अब मिटा दे रहे स्टूडेंट। एक तरीके से तो मान लीजिए राउल्सी का ग्राफ सब में है, और डेविएशन दिखाना हो तो कोई खास नहीं। पॉजिटिव में सबका कर्व नीचे की तरफ होगा और निगेटिव में कर्व ऊपर की तरफ। डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है कि टूट रहा है। तो स्टूडेंट्स ये हम लोग का सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपने कहा था कि
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। मतलब इसका कहना है कि जैसे जैसे आप सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं सॉल्वेंट के अंदर व्हाइल फॉर्मिंग सॉल्यूशन, तो जितना सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट ज्यादा होगा उतना उसका बॉयल करने का टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको समझा रहा है कि आप सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएगा। प्योर सॉल्वेंट का फिक्स होता है, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है 370, 273.15 जोड़ दिया 100 में तो 373.15 केल्विन उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। वो उसका ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का, मतलब उस सॉल्वेंट में अभी कुछ सॉल्यूट नहीं है। लेट अस सी, एक में WA यानी मास ऑफ सोल्यूट 0 ग्राम है और WB मास ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम है। सॉल्यूट इसमें है ही नहीं और सॉल्वेंट हमने लिया पानी, तो इसका TB बॉइलिंग टेम्परेचर वो है 100 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन मिलेंगे तो 373 केल्विन राउंड ऑफ। अब एक बंदे ने क्या किया कि अगली बार उसमें बढ़ाया, सॉल्यूट को बढ़ाया, temperature at which the substance boils, ठीक है, CB1 और CB2। CB2 आपका हो गया 105 डिग्री, मतलब 5 डिग्री बढ़ गया, इसमें 5 बढ़ाते हैं 378 केल्विन। उसके बाद का सिर्फ उसने फिर से 10 ग्राम बढ़ा दिया, 20 ग्राम। सॉल्वेंट अभी भी 500 ग्राम ही है और तब पानी CB3 देखा कितना हो गया 110 ग्राम, सॉरी 110 डिग्री तक। तो फिर कितना हो गया 373 में 10 जोड़ देते हैं या 5 इसमें और जोड़ देते हैं 383 केल्विन। आगे आप बढ़ाते जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर विशाल क्या समझ में आया कि जब सॉल्यूट नहीं था तो वाटर का जो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 वही था, पर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे सॉल्यूट बढ़ रहा है बॉइलिंग का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। यानी बॉइलिंग का टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट के ऊपर, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। क्योंकि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर रहा है ग्राफ में। इससे ये मालूम पड़ता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो अपने डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो अपने डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि जितना ज्यादा आपका मास सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो वो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाते हैं। जैसे अगर सिर्फ 10 ग्राम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाए तो बॉइलिंग पॉइंट 373 से 378 हो गया, है ना, 5 केल्विन इंक्रीज हुआ। और अगर आप मान लीजिए कि 0 से आप एक ही बार 20 कर देते, 20 ग्राम बढ़ाते हैं तो उस समय टेम्परेचर भी 373 से 383 रहता है, 10 केल्विन का इंक्रीज होता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई बच्चा डेल्टा टीवी निकालता है, CB2 माइनस CB1 फाइनल बॉइलिंग पॉइंट माइनस इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट, तो जो वो डेल्टा टीवी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है WA गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। सही बात है ना अर्नव?
काशिफ खुद देखिए, जितना WA ज्यादा हो रहा है उतना चेंज भी ज्यादा हो रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि वो TB1 या TB2 के प्रोपोर्शनल है। जहां मैंने लिखा है प्यारे बच्चों TB1, उसका मतलब है इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट, और जहां लिखा है TB2 उसका मतलब है फाइनल बॉइलिंग पॉइंट, और जहां डेल्टा TB लिखा है डेल्टा TB उसका मतलब है चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। मैं चेंज की बात कर रहा हूं। जितना गिवन मास ज्यादा लोगे, किसी बंदे ने अगर 20 के बदले 30 लिया होता तो ये 10 नहीं सीधा 15 भागता, टेम्परेचर का चेंज 15 केल्विन ज्यादा होता है ना। तो आप जितना ज्यादा WA लेंगे उतना उसके टेम्परेचर के बीच का चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। जो चीज गिवन मास के प्रोपोर्शनल होता है वो नंबर ऑफ मोल्स के भी प्रोपोर्शनल होता है। देयरफॉर डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू NA। क्यों? बिकॉज NA इज इक्वल टू WA बटा MA। तो जो चीज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल है वो नंबर ऑफ मोल्स के भी होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूला में WA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऊपर में, और जो नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल होता है वो मोलारिटी के भी होता है। देयरफॉर डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m। जब बराबर करते हैं तो आता है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। तो कभी भी अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ, अगर हमको भाई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो बताओ डेल्टा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का इक्वेशन क्या है, तो आप बोलेगा सर उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा TB चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू KB into M, where small m is the molality. Where small m is equal to molality. कंसेप्ट आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया गया है, कंटेंट से आपको समझ में आएगा। सर ये समझा रहे हैं कि कोई सॉल्यूशन बनेगा तो जितना ज्यादा गिवन मास होगा उसके अकॉर्डिंग उसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से और बढ़ते जाएगा। यहाँ सिर्फ 500 ग्राम पानी है, उसमें सॉल्यूट बिल्कुल नहीं था, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है प्योर वाटर का, उसमें सॉल्यूट एडेड नहीं है। पर आपने देखा कि जैसे जैसे आप सॉल्यूट बढ़ाते गए वैसे वैसे बॉइलिंग टेम्परेचर एलिवेट करते गया, बढ़ते गया। एलिवेट मैथ्स में एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इस प्रॉपर्टी का नाम पड़ा, और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि ये सॉल्यूट के गिवन मास के प्रोपोर्शनल है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जो गिवन मास के प्रोपोर्शनल होता है वो नंबर ऑफ मोल्स के भी होता है, जो नंबर ऑफ मोल्स के होता है वो मोलारिटी के भी होता है। तो फाइनल फॉर्मूला आ गया डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m, बराबर करने पे आ गया KB इंटू M। वो हम KB क्या है बताते हैं, पहले यहाँ तक लिखिए। सर वहाँ पे M मोलारिटी है ना? नहीं, मोलालिटी, मोलालिटी मास ऑफ सॉल्यूट है इसी कारण से। देखिए पहले बच्चों, बहुत सी बातें तो ऐसी होती है काशिफ रजा अंकित जो सुनने से याद होता है, तो यहाँ के इसके बारे में आप एक बात सुन लीजिए अच्छे से। वो बात ये है स्टूडेंट कि 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से फर्स्ट जो रिलेटिव लोवरिंग डाउन ऑफ वेपर प्रेशर है, जो फर्स्ट है रिलेटिव लोवरिंग डाउन ऑफ वेपर प्रेशर, वो जो आपका रिलेटिव लोवरिंग डाउन ऑफ वेपर प्रेशर है वो बस यूज करता है मोल फ्रैक्शन। उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपका कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज करता है मोलालिटी को। और एक बस लास्ट वाला जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बस वही एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों जो मोलेरिटी को यूज करता है। मोलेरिटी मतलब
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, उसका न्यूमेरिकल बस मोलैरिटी पे होता है, ठीक है। बाकी लोअरिंग डाउन ऑफ वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के ऊपर सारा न्यूमेरिकल बनेगा उसका। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मोलैरिटी के ऊपर स्मॉल एम। वैसे भी भाई अगर ये मोलैरिटी होता तो मैं कैपिटल एम लिखता, पर यहाँ पे स्मॉल एम लिखा है तो मोलैरिटी। सबका इतना हो गया? काशिफ हो गया? यस सर, हो गया। इसको मिटा दे रहे हैं अब। हाँ, वो तो जो मेन फॉर्मूला है वो तो फिर से लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा फिर। तो आपका मेन फॉर्मूला आ गया काशिफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। ये केबी को बोलते हैं मोलल बिकॉज ये मोलालिटी से रिलेटेड है। मोलल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट केबी का, मोलल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया। और इसका एक और नाम है ब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। मतलब अगर आपको एग्जाम में किसी भी नाम से पूछे तो आपको आना चाहिए डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। वहां पे जहां भी बी लिखा हुआ है ना, बी का मतलब वहां बॉइलिंग है, और वो केबी जो कांस्टेंट है उसका नाम है मोलल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या उसको ब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं हम लोग, दोनों उसी का नाम है। अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री में सबसे इजी कोई चीज है तो कांस्टेंट का डेफिनेशन, क्योंकि वो खुद ही बन जाता है। अब देखिए अगर यहां से कोई बच्चा केबी का वैल्यू निकालेगा तो उसका केबी आएगा डेल्टा टीबी डिवाइड बाय एम मोलैलिटी। इफ मोलैलिटी इज इक्वल टू 1m, अगर मान लेते हैं कि कोई सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1m हो तो ये नीचे बन हो जाएगा, तो केबी और डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा। यानी मोलल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या होता है? इट इज द चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। ये वही बॉइलिंग पॉइंट पे हुआ चेंज है जब सॉल्यूशन का मोलैलिटी 1m हो। आपने इतना ही सॉल्यूट मिक्स किया जिससे कि सॉल्यूशन, जब आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी किया ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी किया, तो आपका मोलैलिटी कट के आ गया 1। आपका मोलैलिटी का वैल्यू आ गया 1। उस समय उसका बॉइलिंग पॉइंट जितना बढ़ेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट जितना चेंज करेगा, वही होता है डेल्टा, वही होता है केबी। उसी को हम लोग बोलते हैं केबी, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए केबी इज इक्वल टू हो गया डेल्टा टीबी बाई एम। इफ मोलैलिटी इज इक्वल टू 1m, केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी। तो केबी जो है वो डेल्टा टीबी के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या? मोलल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट is equal to change in boiling point for the solution
having unit molality. Molar elevation in boiling point constant is equal to change in boiling point for the solution having unit molality. जो मोलर एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट का इज इक्वल टू चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, वो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होता है उस सॉल्यूशन के लिए जिसका मोलारिटी 1 हो। तो बोलेगा सर इसका यूनिट क्या है, वो तो यहीं से मालूम पड़ जाएगा। टेम्परेचर को जब भी माइनस करेंगे कुछ भी करेंगे तो टेम्परेचर तो आपका जो होता है ऐसा यूनिट केल्विन है, तो टेम्परेचर का हो गया केल्विन, और ये मोलारिटी का होता है मोल पर केजी, वो केजी चला गया ऊपर, मोल्स पर केजी, केजी चला गया ऊपर, तो इसका SI यूनिट हो गया केल्विन केजी मोल इनवर्स। ये जो कांस्टेंट है जिसको आपने दो नाम दिया, मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, और एक और नाम दिया इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के फॉर्मूला में आता है, उसको जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के फॉर्मूला में आता है प्यारे बच्चों, उसको अगर यूनिट पूछेगा तो आप बोलिएगा केल्विन केजी पर मोल। और अगर आपसे कोई डेफिनेशन बताने को बोलेगा कि बताओ केबी का डेफिनेशन क्या है, अगर कोई आपको केबी का डेफिनेशन बताने को बोलेगा तो आप बता दीजिएगा सर कि केबी जो होता है वो डेल्टा टीवी बाई एम होता है। वैसे केस में जब भी केबी के बारे में पूछेगा तो नीचे वाले मोलारिटी को 1m मान लेंगे, उसके बाद केबी और डेल्टा टीबी दोनों इक्वल हो जाएगा, तो यहां से उसका डेफिनेशन अपने आप बन जाएगा। मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इज इक्वल टू चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर द सॉल्यूशन हैविंग यूनिट मोलारिटी, इसका मोलारिटी 1m हो गया। टीवी का यूनिट केजी कैसे हुआ सर? सर टीवी का देखिए बाबू अंकित, जब तुम डेल्टा टीबी निकालोगे तो मान लो तुम्हारा टीबी 1 था 373 केल्विन और बाद में तुमने सॉल्यूट मिला दिया बहुत ज्यादा, तो 383 केल्विन तुम्हारा हो गया ये टीबी 2। तो तुमने टीबी 2 माइनस टीबी 1 किया तो 383 माइनस 373 10 केल्विन आ गया तुम्हारा, तो टेम्परेचर का यूनिट हो गया केल्विन। ये मोलारिटी का होता है मोल्स पर केजी, वही वाला केजी चला गया ऊपर। आया काशिफ, आया अंकित? यस सर। वही वाला ये मोल्स, ये मोलारिटी का था मोल्स पर केजी, मोल्स बटा केजी, वो केजी चला गया ऊपर, तो इसका हो गया केल्विन केजी मोल इनवर्स। अब आया काशिफ? जी सर। अब इसका हम लोग न्यूमेरिकल्स आराम से बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बिना किसी दिक्कत। एक बार आप समझ गए, मैं जब भी आपसे पूछूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे को ये फॉर्मूला एकदम आपको कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए। लोअरिंग डाउन ऑफ वेपर प्रेशर के बाद मैं जब भी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इक्वेशन क्या है उसका, तो बोलेगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, और केबी से मत डरिएगा, ये इसका वैल्यू आपको दे दे। हो गया सबका? यस सर। चलिए चलिए पहले बच्चों एक और छोटा सा देख लीजिए, उसके बाद फिर आप न्यूमेरिकल एकदम धुआंधार बल्लेबाजी कर सकते हैं बिना किसी के हेल्प के। नहीं आएगा तो आराम से ऐसे पूछ लीजिए, कंफ्यूज मत रहिएगा। देखिए सुनिए, ध्यान समझिए, बहुत सी बातें होती हैं सॉल्यूशन इस में जो थोड़ा सा लेट समझ में आता है। अब आपका मेन फॉर्मूला तो आप जान लीजिए, सर ने बताया डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। इस फॉर्मूला को आगे ऐसे बोल सकते हैं, केबी इंटू एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट का मास डिवाइड बाय 1000। मान लेते हैं कि सॉल्वेंट का मास हमको ग्राम में दिया है, पर केजी करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए। इसको फाइनल ओपन करेंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एन ए को अंकित नंबर ऑफ मोल्स को ओपन करेंगे तो आएगा डब्ल्यू ए बटा में आएगा एम ए, ये नीचे में था डब्ल्यू बी
इसका 1000 चला गया ऊपर। आपके एनसीईआरटी किताब में ये फॉर्मूला ऐसे लिख के दिखा है, उस फॉर्मूला का मतलब भी वही है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम। तो बच्चा इसको देख के कंफ्यूज होता है यार ये सब क्या हो गया। देखिए इसने पहले मोलारिटी को ओपन कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट का गिवन मास है WB, केजी में करने के लिए हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, केजी में हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। फिर नंबर ऑफ मोल्स को ओपन कर दिया, गिवन मास बाय मोलर मास, सॉल्वेंट का मास WB, उसका पर केजी का 1000 चला गया ऊपर। ये फॉर्मूला आपकी एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है। और मेरे प्यारे बच्चों, केबी का वैल्यू 0.52 है, केल्विन केजी मोल इनवर्स फॉर H2O सॉल्वेंट। पर ये वैल्यू आप सिर्फ तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब सॉल्वेंट में पानी हो। आया अंकित? काशिफ आया? जी सर। 0.52 का वैल्यू आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब सॉल्वेंट में वाटर हो। हो गया? चलिए, तो जो फॉर्मूला आपको सर पढ़ाए, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल एम मोलालिटी, उस फॉर्मूला को एनसीईआरटी ऐसे पढ़ाएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी और मोलालिटी का फॉर्मूला है WA/MA, WB ऊपर में 1000। ये फॉर्मूला से अंकित कैसे ये फायदा है कि जो जो पूछेंगे बस वैल्यू रख दो, लेकिन फिर भी अंकित जानते हैं वही वाला इजी पड़ता है। ये सब टेंशन